हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और फिजिकल एजुकेशन का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का, उसके लिए ये वन शॉट वीडियो है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको और आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में वो सारे इसी वीडियो के अंदर से ही आपको देखने को मिलेंगे। सो आप प्लीज इस वीडियो को मिस मत करना ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस बताए जाएंगे उनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो शायद ही उसके बाहर से फिर कुछ पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है स्क्रीन के सामने। और टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। उससे पहले आपको बता दूं, मैंने चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस भी बना रखी हैं बेस्ट नोट्स के साथ। इजी एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप नहीं जानते इन वीडियोस के बारे में तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इन वीडियोस को जरूर चेक करें। इनको देख लेने के बाद आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो को देख लेने के बाद तो शायद ही कुछ क्वेश्चन आपसे छूटे। ठीक है, योगा एंड लाइफस्टाइल आपका पहला चैप्टर होने वाला है सेकंड टर्म का। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एलिबरेट द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैक एज। ठीक है, ये बहुत से ऐसे डिजीजेस हैं लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, ऐसे में योगा एक थेरेपी के रूप में काम करता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें आप बता सकते हो। राइट द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी टू आसनास फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है पहले तो ये आप देख लीजिए। मोटापा, ठीक है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जब हमारा बीएमआई बढ़ जाता है, हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है, बीएमआई तो आप देख ही सकते हो, ये नीचे चार्ट भी लिखा हुआ है कि कौन सा नॉर्मल होता है। जैसे कि 18.5 से नीचे वाला स्कोर बिलो नॉर्मल वेट होता है, अंडर वेट जिसको हम कहते हैं। 25 तक हो तो नॉर्मल वेट है, 25 क्रॉस कर जाए यानी कि 25 से 30 के बीच ओवर वेट हो जाता है। उसके बाद 30 से 35 तक स्कोर चला जाए तो वो क्लास 1 की ओबेसिटी होती है, 2 की, फिर 3 की तो भाई बहुत भयंकर। ठीक है, ये हो जाएगा। कॉजेज क्या है? ज्यादा फैट खाना, शुगर ज्यादा लेना, कैलोरी रिच फूड्स लेना। ओके, और एंडोक्राइन ग्लैंड अगर सही से काम ना करे, या एक्सरसाइज आप कम करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज कम है, आपका लाइफस्टाइल बहुत बेकार है, तो हो सकता है। अब आसनास में वज्रासन। वज्रासन में क्या है? इट इज डन इन सिटिंग पोस्चर। ठीक है, बैठ के आपको करना होता है। नी डाउन ऑन फ्लोर एंड सिट ऑन योर हील्स। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। रेस्ट योर बटक्स ऑन द हील्स, और ये जो बटक्स हैं इसको अपने हील्स पे रेस्ट करना है। थाइज ऑन द काफ मसल। टो एंड नी शुड टच द फ्लोर। ओके, आपका जो टो है और जो आपके नीज हैं वो फ्लोर को टच होने चाहिए। कीप द हैंड्स ऑन द नीज एंड कीप द हेड स्ट्रेट। हेड आपका स्ट्रेट हो और हाथ आपके नीज के ऊपर हो। कंसंट्रेट आपको अपने ब्रीथिंग पे करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, बस हो गया। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में इसमें क्या है कि भाई जिसको पाइल्स हो वो ना करे, जो प्रेग्नेंट हो वो ना करे, हर्निया वगैरह की अगर किसी को प्रॉब्लम्स रही हो वो ना करे। ओके, ये हो जाएगा। फिर त्रिकोणासन, ट्राइंगल पोज। ट्राइंगल पोज में क्या है? दिस इज अ स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े होके होता है। विद एन एक्सेलेशन स्टेप योर फीट 3 to 4 फीट अपार्ट। ठीक है, लगभग इतना गैप होना चाहिए बीच में, 3 to 4 फीट्स का। और रेज बोथ द हैंड्स टिल दे आर इन लाइन। ओके, बिल्कुल जब तक लाइन में ना आ जाए हाथों को उठाना है। और उसके बाद क्या है? इनहेल व्हेन यू आर रेजिंग द हैंड्स। जब हाथ ऊपर उठा रहे हो तो सांस को अंदर लेना है। नाउ बेंड टुवर्ड्स द राइट and bend the trunk sideways and touch the right foot with the hands, look up at the left hand। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोसेस आपने देख लिया। रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजीशन, वापस आ जाना और इसको फिर रिपीट करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में यही है, माइग्रेन, डायरिया, नेक बैक इंजरीज हो तो ना करो, बीपी हाई रहता हो ज्यादा तो वो ना करें। डिफाइन डायबिटीज, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 आसनास विच हेल्प टू कंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये पेनक्रियाज, जब जो हमारा जो ये होता है, अगर ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता या अनेबल टू यूज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन एन इफेक्टिव मैनर, अच्छे से अगर काम नहीं करता तो हमें डायबिटीज की दिक्कत आती है। इंसुलिन इज अ हार्मोन। अब इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? दैट हेल्प्स ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड टू एंटर द सेल्स इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये इसका काम होता है। डायबिटीज आपकी दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। इन टाइप 1 डायबिटीज द बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ओके, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। और टाइप 2 वाले में क्या होता है? बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है लेकिन क्या होता है कि उसको यूज नहीं कर पाती इफेक्टिवली।
फिर इसके कॉजेज देखें अगर हम डायबिटीज के, तो ओवरवेट हो जाना, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, ये जेनेटिकल भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को रहा हो, मतलब ऐसा कुछ हुआ हो तो हो सकता है। सिम्टम्स में क्या है इसके, प्यास ज्यादा लगती है, इंक्रीज इन थर्स्ट, हंगर एंड फैटिग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लर्ड विजन, नंबनेस और टिंगलिंग इन फीट एंड हैंड्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। भुजंग आसन हो सकता है इसके लिए, कोबरा पोज, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, एब्डोमिनल सर्जरी वाले इसको ना करें। और कोबरा पोज क्या है, दिस इज डन इन लाइंग पोज, ठीक है, यानी कि लेट के ये होता है। लाई ऑन द स्टमक, स्टमक पे लेट जाओ, रेस्ट फोरहेड ऑन द फ्लोर, कीप द फीट एंड टोज टुगेदर एंड टच द ग्राउंड, प्लेस द हैंड्स एट शोल्डर लेवल एंड पाम्स ऑन फ्लोर, इनहेल एंड लिफ्ट द हेड, धीरे धीरे ऊपर उठाना है, चेस्ट ऊपर उठानी है, एब्डोमेन को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है, नेवल को थोड़ा थोड़ा आपको फ्लोर की तरफ रखना है, और पुल योर टोर्सो बैक एंड ऑफ द फ्लोर विद सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स, ये इसका प्रोसेस हो जाएगा। फिर है पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, प्रेगनेंसी में इसको ना करें, और ये करने से भी काफी मदद मिलती है। सो दिस इज डन इन सिटिंग पोस्चर, बैठ के होता है। सिट ऑन द फ्लोर विद द लेग्स स्ट्रेच्ड आउट, लेग्स को स्ट्रेच करके बैठ जाओ, बेंड टुवर्ड्स एंड होल्ड द बिग टोज विद द मिडल एंड इंडेक्स फिल्ड फिंगर्स, देन टेक 5 डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू टच द नीज विद योर फोरहेड, और बस ये हो जाएगा। उसके बाद है पवन मुक्तासन, इसमें हाई बीपी वाले इसको ना करें, हार्ट पेशेंट्स इसको ना करें। सो इसमें क्या है, प्रोसेस आपको दिख ही रहा होगा कि भाई कैसे अपने नीज को टच करना है। So this is done in lying position. Lie flat on the back and keep the legs straight. Inhale slowly and lift the legs and bend the knees and bring upwards to the chest till the thigh touches the stomach. ठीक है, और उसके बाद हग द नीज, हग करना है, और लॉक द फिंगर्स, और आपकी नोज की जो टिप है वो आपको अपने नीज तक टच करनी है, एक्सहेल स्लोली करना है, ये हो जाएगा। फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं इसको, ये सिटिंग पोस्चर में होता है। और उसके बाद सिट विद लेग्स स्ट्रेट एंड स्ट्रेच्ड इन फ्रंट ऑफ यू, और बेंड द लेग्स लेफ्ट लेग एंड ब्रिंग इट क्लोज टू द बॉडी, प्लेस इट अंडर द राइट बटक, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद देन प्लेस द राइट लेग नेक्स्ट टू द लेफ्ट नी बाय टेकिंग इट ओवर द नी, ये पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस यही है भाई, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन वगैरह वाले इसको ना करें, और ब्रेन सर्जरी हुई हो किसी की, हार्ट पेशेंट कोई हो तो वो भी ना करें। Define asthma and list the asanas which are used to control asthma. So asthma is a disease of respiratory system. ओके, जहां आपके एयरवेज जो होते हैं वो काफी पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। सो आपके क्या है कि अगर कोई एलर्जी हो जाए तो ये ट्रिगर कर जाता है, कोल्ड एयर से हो जाता है, इमोशनल स्ट्रेस से हो जाता है। सो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट टाइट हो जाती है, कफिंग होती है, वीजिंग होती है। सो दैट्स इट। सो आसनास क्या है, सुखासन, सुखासन में बैठ जाना है भाई आपको, ये पूरी पोजीशन को आपको बता देना है कि कैसे इसमें क्या क्या ये करके बैठे हैं, ये सामने लिखा हुआ है आपके, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद चक्रासन है, अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पाइन पेन, हर्निया, हाई बीपी, जिसको ये दिक्कत है वो चक्रासन को ना करें। चक्रासन लाइंग पोजिशन, मतलब आपका पोस्चर में ही होता है, लाई डाउन प्रॉपरली एंड लुक अपवर्ड, bring the feet closer to the hips and bend knees upward, keep a distance of about 1 foot between the feet, bring your palms under your shoulder, gradually lift up the body in air by balancing on palms, फिर आपको अपने हथेलियों के उस पर ही बैलेंस करके अपने आप को ऊपर उठाना होता है, और ये चक्रासन आपने देख ही रखा होगा। गोमुख आसन, शोल्डर इंजरी, नी और इंजरी हो, बैक पेन वाले ना करें, प्रेग्नेंट वुमेन ना करें, ये गोमुख आसन है, ठीक है। इसका भी प्रोसेस आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैंने क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। पर्वत आसन भी आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो किस तरीके से ये बैठे हुए हैं हाथ ऊपर करके, और इसका प्रोसेस भी मैंने आपको बता ही रखा है वीडियो में। अब है हाइपरटेंशन के लिए आपको आसन पूछने के लिए आ सकता है, तो अब इसमें क्या है कि हाइपरटेंशन क्या है कि जब ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो जाता है नॉर्मल से ज्यादा, ओके। सो ऐसे में क्या है कि हाइपरटेंशन अराइजेज व्हेन हार्ट पंप्स मोर ब्लड, ज्यादा ही पंपिंग होने लगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो काफी नैरो हो जाती हैं, प्रेशर पड़ता है उन पे। मिडिल एज प्रॉब्लम है ऐसा माना जाता था, पर आजकल के यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम आने लगी है फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से। सो इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है। आसनाज इसके लिए क्या, वज्रासन है, पवन मुक्त आसन है, भुजंगासन है, शवासन है, ठीक है। ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, शवासन में अभी आपको आगे दिखा देता हूँ कैसा है। सो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप इसको बता सकते हो। ये शवासन है, आपको सीधा लेट जाना होता है इसमें और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप इसका प्रोसेस भी देख सकते हैं।
फिर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN के अंदर क्या है कि भैया आपको डिसेबिलिटी पूछ सकता है, ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव है, इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल है। अब इसमें कॉग्निटिव में क्या है कि डिसेबिलिटी दैट इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्सेस, प्रोसेस और रिमेंबर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती, और ब्रेन इंजरी हो सकती है, अल्जाइमर डिजीज की वजह से हो सकता है, मेंटल इलनेस से हो सकता है। सो इसको इनविजिबल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, ये हम देख नहीं सकते है ना, बाकी डिसेबिलिटीज तो हमें दिखती हैं पर ये नहीं दिखती। और इट इज रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, इम्पेयरमेंट्स बहुत सी आ जाती हैं, बाकी तो आप देख ही सकते हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या है, ये आपका क्या है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग नहीं हो पाती, आपके बिहेवियर में भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं, और ये 18 साल से पहले ही होता है। द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इज ऑल्सो मेंटल, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल है तो ये मेंटली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पर इसमें आप देखोगे कि इसमें IQ स्कोर लो हो जाता है आपका काफी ज्यादा, आप कुछ लर्न नहीं कर पाते हो, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी तो हम सभी जानते ही हैं कि फिजिकली अगर किसी को कुछ हो जाए, ठीक है, इसमें अपर एंड लोअर लिम्ब का लॉस हो सकता है, पुअर मैनुअल डेक्सटरिटी हो सकती है, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में डिसेबिलिटी आ सकती है। सो ये सब हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सो डिसेबिलिटी क्या है कि इसमें आप तो बता दो कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। डिसऑर्डर ये क्या है कि भाई डिसेबिलिटी कभी भी ठीक नहीं होगी, डिसऑर्डर में फिर भी एक चांस होता है कि भाई कुछ ना कुछ नॉर्मल हो सकता है, ओके। और इसमें क्या है कि डिसऑर्डर में काम करने के अंदर कहीं ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता है। सो डिसेबिलिटी इज कंसर्न्ड विद वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है, वहीं जो डिसऑर्डर है वो मेंटल एबिलिटी से कनेक्टेड है। डिसेबिलिटी जो है वो फिजिकल, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल होती है, वहीं डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ADHD, SPD, ESD, OCD और ODD ये होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग भी और एक साथ भी, मैं आपको सारे बता देता हूँ, अगर अलग अलग आता है तो अलग अलग लिख देना, एक साथ आता है तो आप एक साथ लिख देना। ADHD, इसके सिम्टम्स क्या है कि डेली एक्टिविटी भूल जाना, पेइंग अटेंशन में ट्रबल होना, ठीक है, अटेंशन ना दे पाना, केयरलेस मिस्टेक्स, ट्रबल इन सिटिंग, मतलब आप बैठ नहीं पाते ज़्यादा देर, डे ड्रीमिंग होती है दिन में सपने, रेस्टलेस रहना, सेल्फ फोकस बिहेवियर, सिर्फ अपने पे ध्यान, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इमोशन में काफ़ी मतलब डिफिकल्टीज आती हैं। सिम्टम्स मैंने आपको देखो भाई बता ही दिए हैं, ठीक है, ADHD के। अब SPD के सिम्टम्स देख लीजिए। एक तो ओवर सेंसिटिविटी टू साउंड, किसी भी साउंड से डर जाना, ठीक है, ऑडोर्स, बदबू वगैरह से डर जाना। डू नॉट इंगेज इन क्रिएटिव प्ले, ठीक है, ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, स्टे लॉन्गली अवे फ्रॉम क्रिएटिव एक्टिविटीज़। बैलेंस पोस्चर बेकार होता है, ओके, मोटर कंट्रोल नहीं होता, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट डिले रहता है, इम्पेयरमेंट्स आती रहती हैं, कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता, इम्बैलेंस रहते हैं, और सोशली आइसोलेट रहते हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर होता है भाई भीड़ में जाने से, कोई छू ले तो डर लग जाता ही हो जाएगा। ASD के सिम्टम क्या है, डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन, ओके, लैंग्वेज की डिफिकल्टी, कांटेक्ट नहीं करते किसी से, सोशल स्किल्स की डिफिकल्टी, सोशल इंटरेक्शन की डिफिकल्टी, ओके, बार बार एक चीज़ को टच करते हैं, बिहेवियर काफ़ी रिपीटेटिव होता है, ओके, टेस्ट, साउंड, स्मेल, सेंस काफ़ी सेंसिटिव होता है इनका। OCD के सिम्टम्स क्या है, फियरिंग ऑफ कंटेमिनेशन बाय जर्म्स, ठीक है, एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, बार बार चीज़ों को डबल चेक करते हैं, ओके, बार बार वर्ड्स को रिपीट करते हैं, हाथ बार बार धोते रहते हैं, बार बार प्रे करते रहते हैं, ये सब हो जाएगा। ODD के क्या है भाई कि आर्ग्यू करते हैं, फाइट करते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं, ठीक है, डिसओबीडियंस, किसी का कहना नहीं मानते, काफ़ी कंसंट्रेशन का लैक होता है, डिफ़िकल्टी होती है भाई किसी भी बात को कुछ करने में, फ्रस्ट्रेट होते हैं बार बार, मेकिंग फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बनाने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, काफ़ी एनोइंग लगते हैं ये दूसरों को। अब क्या है, डिसेबिलिटी एटिकेट्स को हमें समझाना है। इसमें डिसेबिलिटी एटिकेट्स में क्या है कि यूज पर्सन्स नेम रेदर देन एनी डिसेबल रिलेटेड वर्ड्स, हम ये ना बोलें कि वो जो बैठा है वो फिजिकली डिसेबल्ड है, बल्कि उसको उसके नाम से बुलाएं। डू नॉट इंटरेक्ट थ्रू अ कंपेनियन, ठीक है, अपने आप इंटरेक्ट करो, शेक हैंड्स, हाथ मिलाओ, अटेंटिवली, ठीक है, ये क्या है, अटेंटिवली, हमेशा उनकी बात को अटेंटिव होके सुनो। इन केस ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी ऑलवेज आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फर्स्ट, अपने बारे में आइडेंटिफाई उसको मतलब बता दो भाई आइडेंटिटी अपनी, ठीक है, डिसेबिलिटी रेदर देन एनीथिंग फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन। और उसके बाद है वेट अंटिल ऑफर फॉर हेल्प, जब आपको हेल्प करने के लिए कहा जाए जब ही हेल्प करो।
कन्वर्जेशन एट आई लेवल, आंखों के लेवल पे बात करें। ट्रीट एडल्ट एज एडल्ट, एडल्ट को एडल्ट की तरह ट्रीट करो। और जिस तरीके से आप मतलब एड्रेस पर्सन विद डिसेबिलिटी एज एड्रेस टू अदर पीपल, ऐसे ही बातें करो जैसे आप नॉर्मल लोगों से करते हो। नेवर लीन ऑफ व्हील चेयर, आप कभी उसके व्हील चेयर पे झुक के मत खड़े हो जाओ। नेवर पैट्रोनाइज द पीपल ऑन द व्हील चेयर, ये हो जाएगा। अब स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एक तो ये हो सकता है मेडिकल चेकअप अच्छे से उनका करवा लो, उनका इंटरेस्ट देख लो भाई क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनके इक्विपमेंट्स मॉडिफाइड होने चाहिए। जैसे क्रिकेट में विकेट्स जो होती है ना, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो लोहे की विकेट्स होती हैं, स्टंप्स जो होते हैं, सो उसमें आवाज़ आ जाती है कि भाई ये आउट हो चुका है। और एनवायरनमेंट सूटेबल हो उनके लिए, रूल्स में मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी हो, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाओ एक्टिविटीज़ को। आपके ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो बॉडी पार्ट सभी इन्वॉल्व हो जाएं, एक्स्ट्रा केयर उनकी करी जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए कोई। फिर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सो इसमें फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को एक कंपोनेंट बनाते हैं फिजिकल फिटनेस का, वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? हमारी शक्ति जो होती है, जो हमें यूज करनी होती है वेट लिफ्टिंग में, जंप में, स्प्रिंट में। ओके, सो ये सब हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या फैक्टर्स हैं। बॉडी वेट, बॉडी वेट जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। साइज ऑफ मसल्स, मसल्स का साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर। मसल कंपोजिशन, वाइट फाइबर जिसके अंदर ज्यादा होंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर है एज, एज जिसकी कम होगी उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। 15 से 30 की एज में बहुत आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद एज के साथ साथ स्ट्रेंथ कम होती है। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द एंड्योरेंस एज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सो एंड्योरेंस के ऊपर आ सकता है। एंड्योरेंस क्या है कि किसी काम को, किसी एक्सरसाइज को आप एक एक्सटेंडेड पीरियड तक अगर करते हो। सो इसमें फैक्टर्स क्या है? एरोबिक कैपेसिटी, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी टू मेंटेन द एडिकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहेगी तभी आप कर सकते हो लंबे समय तक। लैक्टिक एसिड, सो जब आप इंटेंस कोई भी एक्टिविटी करते हो तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो हम एंड्योरेंस ज्यादा नहीं बना के रख पाएंगे। एनारोबिक कैपेसिटी, सो द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मसल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके मसल्स में ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, सो ऐसे में जो कैपेसिटी है जो काम करती है वो एनारोबिक कैपेसिटी है। और अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सभी एक्टिविटीज़ में। मूवमेंट इकॉनमी, सो अगर आप मूवमेंट्स को काफ़ी ध्यान से करते हो, कम कम करते हो तो आप कम थकोगे। अगर आप करेक्टली नहीं करते हो सो आपको क्या है कि एंड्योरेंस आपकी बहुत कम रहेगी। डिस्कस हाउ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आपकी जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी टू मूव इजीली, आपके इजीली मूवमेंट हो जाएं जॉइंट्स के एक कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट्स में। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतने मूवमेंट्स होंगे। फैक्टर्स क्या हैं? एज एंड जेंडर, आप जितने कम एज के होंगे फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जेंडर क्या है कि मेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा, फीमेल में कम। इंजरी हो गई तो फ्लेक्सिबिलिटी कम। एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है, कोल्ड एनवायरनमेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम, हॉट एनवायरनमेंट है, वार्म एनवायरनमेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। एक्सरसाइज करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। जॉइंट्स स्ट्रक्चर अगर किसी का ज़्यादा अच्छा है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। लाइफ स्टाइल एक्टिव है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज क्या इफेक्ट डालती है? एक तो डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओके, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है, रिकवरी बढ़ जाती है। कार्डियक आउटपुट जो होता है यानी कि जो ब्लड पंप होता है आपका हार्ट के द्वारा 1 मिनट के अंदर, उसको बढ़ा देती है। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है अगर आप एक्सरसाइज इंटेंसिवली करते हो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द ब्लड, ठीक है, ओके, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड इनटू द हार्ट विद एवरी हार्ट बीट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। सो ये बढ़ जाता है। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, इसमें क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो सो आप जैसे बार बार पहले ज़्यादा सांस लेते हो, सांस फूल जाती है, वो बाद में सही हो जाता है। एयर वॉल्यूम क्या है कि मतलब रिसेजुअल ऑफ मतलब एयर वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स विच इज लेफ्ट आफ्टर एक्सेलेशन। आप जब सांस छोड़ देते हो उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, विद एक्सरसाइज ये बढ़ती है ये कैपेसिटी। ओके,
अब ये क्या है, रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स में डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है। रेड फाइबर्स ऑफ मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड्योरेंस, इसके लिए एंड्योरेंस के लिए जरूरी होते हैं। और वाइट फाइबर्स जो है वो स्ट्रेंथ और स्पीड के लिए जरूरी होते हैं। रेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस एनर्जी बाय द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, एंड द white fibers are produced energy by the nutrients without presence of oxygen only। ये इसके कुछ बेसिकली डिफरेंसेस हैं। लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम एंड एक्सप्लेन। मसल्स का साइज बढ़ता है, ज्यादा मसल होती हैं फैट कम रहता है, स्ट्रॉन्ग मसल होती है स्टेमिना बढ़ता है, मसल्स टोन्ड होती हैं शेप्ड होती हैं, वेट कंट्रोल होता है, और आप टायर्डनेस आपकी जो है वो डिले होती है, फैटीग आपका दूर हो जाता है, ठीक है, आप लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने लगते हो, ये हो जाएगा। अब क्या है कि एनमरेट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स के टाइप, ओके, ट्रांसवर्स है, स्ट्रेस है, ओब्लिक है, ग्रीन स्टिक है, कम्युनिटेड है, इम्पैक्टेड है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या है, एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ओके, इसमें क्या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है ये, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या है कि ये राइट एंगल, ठीक है, एकदम राइट एंगल पे फ्रैक्चर हो रहा है भाई, एकदम राइट एंगल पे। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या है कि भाई इसके अंदर बहुत मतलब डायगनली ही टूट जाता है हमारा जो मतलब बोन होता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इसमें क्या है आपका भाई, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये एक बोन टूट के दूसरे बोन में चली जाती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है कि कोई मतलब कोई ऐसा क्रैक वगैरह आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो जाएगा। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है कि भाई इसके अंदर फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस, 2 से ज्यादा पीसेस में बोन टूट जाए तो वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसलोकेशन? ये शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है आपका, एल्बो डिसलोकेशन हो सकती है, डिसलोकेटेड जॉ बोन्स हो सकती है आपकी, ओके। ये सब आप बता सकते हो इसमें। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में बताना है आपको। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में एब्रेशन, कंट्यूशन, लेजरेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन और इंसिजन, ये सब आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ दिखा के। एब्रेशन क्या है कि बहुत कॉमन है ये, ओके, ये क्या है कि रफ सरफेस से हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, आप उसको सरफेस को साफ कर सकते हो, ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ कर सकते हो, एंटी टेटनस इंजेक्शन लगा सकते हो। कंट्यूशन क्या है, ये मसल इंजरी है, कोई ऐसा हिट हो जाए आपको, कोई भी आपकी आंखों पे या कहीं भी हो सकता है, आपको एक वहां पे दिखेगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लड वहां पे मतलब वैसा जमा होके दिख जाता है, ओके, ब्लड कलेक्शन आ जाता है और वो थोड़ा पर्पल सा दिखने लगता है। इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हो, आइब्रोफेन वगैरह, और कुछ और मेडिसिन चल सकती हैं। लेजरेशन, लेजरेशन की फोटो आपके सामने ही है, कोई ऐसा वाउंड हो जाता है टीयरिंग के वजह से, ठीक है, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट से हो सकता है, तो आप पहले इसको साफ करेंगे, ब्लीडिंग रोकने के लिए बैंडेज लगा सकते हैं। फिर स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, ये टेंडन, ओके, ये टिश्यूज होते हैं जो हमारे मसल्स और बोन्स को जोड़ते हैं। इनमें इंजरी हो जाती है मसल्स में, तो ये क्या है कि मतलब हमारा फिर स्ट्रेन हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए रेस्ट करो भाई, आइस लगा सकते हो, कंप्रेस करो वहां पे और एलिवेट करके रखो। स्प्रेन, स्प्रेन में क्या है, ये बहुत कॉमन है, मोच वगैरह आ जाती है, में लिगामेंट से रिलेटेड है, टीयरिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। और स्प्रेन ऑकर्स व्हेन यू ओवर एक्सटेंड और टीयर, भाई आपके मोच कैसे आती है वही आपको बता देना है, वही रेस्ट है, आइस लगाओ, कंप्रेशन वहां पे करो और एलिवेट करके रखो। इंसिजन क्या है कि एक ऐसा वॉन्ड है, ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है, मैं दिखा नहीं सकता आपको फोटो में, सेंसिटिव फोटो हो जाएगी। ये चाकू से कुछ काट देना, ठीक है, ग्लास की वजह से कुछ कट जाना, कैंची से कट जाना, ये सब इसमें हो सकता है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी ये हो सकता है। फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो भाई? फर्स्ट एड यानी कि ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ कैरिंग आउट द एसेंशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इट इज इमीडिएट, इमीडिएटली दिया जाता है, क्योंकि लाइफ सेविंग ये एक प्रोसेस होता है, ओके। आप इंजरी अगर किसी की हो गई है, उसको डॉक्टर तक ले जाने से पहले आप जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो वो फर्स्ट एड है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर एनी इमरजेंट सिचुएशन, टू अवॉइड एरर्स, ओके, टू एक्सेस एंड केयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस फर्स्ट, टू मिनिमाइज फर्दर इंजरी, कोई आगे इंजरी ना हो, इन्फेक्शन वगैरह ना फैल जाए, कुछ ऐसा आप उस टाइम पे कर सकते हो ऑन द स्पॉट। विक्टिम्स को कंफर्टेबल फील हो, इसके लिए आप कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद है अगला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, अब जो है आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है ये, और इसमें सबसे पहले तो आपको पर्सनैलिटी के बारे में क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, जो कि हार्बर्ट शेल्डन का है।
सो शेल्डन ने 3 टाइप्स में मतलब 3 टाइप्स बताए हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी के, एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ और एंडोमोर्फ, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हो। ये जो आपको पतला वाला दिख रहा है ये एक्टोमोर्फ है। ओके, जल्दी गुस्सा हो जाना, ठीक है, और थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में रहना, और मतलब ज़्यादा मतलब मसल मास ना होना, ये जो है आपका ये मेसोमोर्फ है। ओके, इसमें क्या है, फिट बॉडी होती है, एक्टिव लाइफस्टाइल होता है इनका, काफी मतलब फिट रहते हैं। ये क्या है, एंडोमोर्फ है। एंडोमोर्फ में क्या होता है, मोटा हो जाना, फैट बढ़ जाना, ओके, फिजिकल एक्टिविटीज कम करना, ये सब हो जाएगा। बिग 5 थ्योरी पूछ सकते हैं, सो बता दोगे भाई आप बिग 5 थ्योरी में? ओपननेस होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्जन होना, एग्रीबलनेस रहना, न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ओपननेस यानी कि सभी के साथ ओपन रह के बात करना। कॉन्शियसनेस में क्या है कि भाई इसके अंदर काफी ज्यादा आप थॉटफुल रहो, ओके, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो आपका। एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है, काफी आप सोशल रहो, असर्टिवनेस हो, हाई लेवल ऑफ आपका और हाई इमोशन आपका, मतलब एक्सप्रेसिव आप काफी ज्यादा रहें, सोशल पर्सन आप हो जाएं, काफी केयरिंग रहें। एग्रीबलनेस क्या है, सभी के साथ आप बातों को एग्री करो, कोऑपरेट करो, ओके, ट्रस्टवर्थी बन जाओ, केयरिंग हो जाओ। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है कि काफी ज्यादा इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी वालों को सैडनेस रहती है, मूडीनेस होते हैं, इनस्टेबल रहते हैं, काफी ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, ये हो जाएगा। अब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। इंट्रोवर्ट लोग में क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, मूडी होते हैं, काफी क्वाइट होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, अनसोशल होते हैं। एक्सट्रोवर्ट में क्या, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, लाइवली होते हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक और सोशली एक्टिव होते हैं। मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स होती है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स मतलब हो सकती है, जो हमें किसी गोल को अचीव करने में मदद करती है। दो टाइप से हो सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, या इंटरनल और एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक क्या होता है कि हमारे अंदर से मोटिवेशन जब आता है, हमें हमें एक सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई काम करते हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो इंटरनल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल में क्या है, कोई हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, कोई कैश प्राइज मिलने वाला है, इसलिए अगर हम मोटिवेट हो रहे हैं तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। मोटिवेशन की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, कोई हमें फीडबैक देता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। एवोल्यूशन से हो सकते हैं, प्रैक्टिस आप अगर सही से करोगे तो मोटिवेटेड रहोगे। वैरायटी, ठीक है, ऑडियंस से भी आप मोटिवेट हो सकते हो। आपकी गोल सेटिंग इजी होनी चाहिए, ना कि आप एकदम से पहाड़ नुमा गोल बना दो। क्रिटिसिज्म से भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि अबे तू क्या करेगा, और वही बंदा मोटिवेट होकर फिर काम कर देता है। स्कॉलरशिप मिलती है अगर किसी को तो वो मोटिवेट होकर काम कर सकता है। प्रेज मिलती है, अगर किसी को तारीफ मिलती है तो हो सकता है। इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट हो तो मोटिवेटेड रहोगे, मीडिया में अगर आते हो तो मोटिवेटेड रहोगे, कोई रिकॉर्ड कर रहा है आपको तो मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है, ग्रेडिंग हो रही है तो मोटिवेटेड रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो भी मोटिवेटेड रहोगे। अग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि दो टाइप्स ऑफ एग्रेशन बताओ, आप एग्रेशन से आप क्या समझते हो। सो किसी को आप ऐसे बिहेवियर के साथ अगर कोई इंजरी दे दो, प्रॉपर्टी को मतलब कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कर दो, ये आपका हो जाएगा। बिहेवियर नेस्टी हो जाए आपका, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे हो आप किसी के साथ, ये हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ एग्रेशन आर देयर, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, होस्टाइल एंड असर्टिव एग्रेशन। सो एग्रेशन क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में कि मतलब रेफर्स टू एग्रेसिव बिहेवियर मेंट और यूज टू अटेन सम नॉन एग्रेसिव गोल्स लाइक विनिंग, गेटिंग मनी, प्रेस्टीज और गेनिंग एनी अदर एडवांटेज। इसमें क्या है कि मतलब कोई ऐसी दुश्मनी की वजह से नहीं होता ये जो एग्रेशन होता है। और एक्सपीरियंस प्लेयर जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ऑन द फील्ड एज दे हैव ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल, ये यही एग्रेशन यूज करते हैं, ये कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। होस्टाइल एग्रेशन में क्या है कि वायलेंट हो जाना, एंग्री बिहेवियर, ओके, किसी को इंजरी पहुंचाना चाहते हो आप तो ये हो जाएगा इसके अंदर। एक्सर्टिव बिहेवियर्स में क्या है कि इसमें आप किसी को स्लेजिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई कमेंट पास कर रहे हो, ये आपका असर्टिव बिहेवियर में आ जाएगा। इसमें फिजिकली ना होकर वर्बल फोर्स होती है। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स लास्ट चैप्टर है आपका। फिर इसमें क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। किसी भी चीज का अगर आप सामना कर रहे हो तो वो आपका भाई आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स आर देयर, मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, एक्सप्लोसिव यानी कि स्पीड के साथ, और
स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि थकान में भी आप अगर किसी को मतलब आप किसी के अगेंस्ट अपने रेजिस्टेंस दिखाते हो तो वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। What are the methods for developing strength? There are three methods: isometric, isotonic, isokinetic। अब ये तीनों क्या है बता देता हूँ। आइसोमेट्रिक में क्या है कि इन दीज एक्सरसाइजेज द लेंथ ऑफ द मसल्स एंड द एंगल ऑफ द जॉइंट डू नॉट चेंज। इसमें लेंथ एंगल चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वॉल को पुश करते हो तो दिखेगा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो, ओके, हिलचल हलचल नहीं होगी। आइसोटोनिक इसका उल्टा है, इसमें मूवमेंट्स आपकी दिखती हैं, आप कुछ करते हो, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो तो वो चीज दिखती है, यही डिफरेंस है। आइसोकाइनेटिक में क्या है कि ये डेवलप्ड बाय पेराइन इन 1968। आइसोकाइनेटिक जो है वो आइसो प्लस काइनेटिक से जुड़कर बना है, ओके। इसमें क्या होता है कि मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे कि देयरफॉर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज रेफर्स टू द एक्सरसाइजेज दैट आर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स थ्रू आउट द रेंज ऑफ द जॉइंट विद अ कंस्टेंट स्पीड। एक कंस्टेंट स्पीड के साथ आप करते हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, ये सारी आपके कंस्टेंट स्पीड में होती हैं चीजें, तो ये सब हो जाएगा। फॉर्ट लेग ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग में डिफरेंस बताओ। सो फॉर्ट लेग में क्या है, देयर इज चेंज ऑफ पेस, पेस में चेंज होता है। और इंटरवल वाले में क्या है, नो चेंज ऑफ पेस। इसमें क्या है, टाइमिंग इज 15 टू 45 मिनट्स और इसमें डिस्टेंस फ्रॉम 30 टू 150 मतलब मीटर्स। देर इज नो रेस्ट पीरियड। और इंटरवल का तो नाम ही इंटरवल है तो रेस्ट पीरियड तो होता ही है, ये कंटिन्यूसली होता है और इसमें इंटरवल्स होते हैं। अब एंड्योरेंस के टाइप्स बताने हैं आपको। इसमें ओके आपको बताना है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर। ओके, सो बेसिक एंड्योरेंस है, जनरल एंड्योरेंस है, स्पेसिफिक एंड्योरेंस है। बेसिक एंड्योरेंस क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपकी आप मतलब अगर किसी चीज को लंबे समय तक कर रहे हो, ओके, स्लो स्पीड से ही आप इसको कर सकते हो, वॉकिंग, जॉगिंग और ये सब, सो ये सब आपका हो जाएगा। जनरल एंड्योरेंस क्या है, इट मींस द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू टॉलरेट फैटिग। आप अपने थकान को अगर सहन कर रहे हो अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, ओके, इफ द जनरल एंड्योरेंस इज बेटर, जब भी आपका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। Specific endurance, it is the ability to resist the fatigue caused by particular sports activity. The nature of fatigue and specific endurance is different from sports to sports। अलग अलग स्पोर्ट्स में ये अलग अलग हो सकता है। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के उस पर भाई इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ठीक है, अब इसको देख लो भाई। इसके अंदर 45 सेकंड्स तक अगर करते हो कोई एक्टिविटी तो वो स्पीड एंड्योरेंस से। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में 45 टू 2 मिनट्स तक एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मीडियम टाइम एंड्योरेंस में क्या है कि आप 2 से 11 मिनट तक करते हो और लॉन्ग टाइम में 11 मिनट से ज्यादा, जैसे मैराथन वगैरह हो जाएगी आपकी। एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए इंटरवल मेथड, फोर्ट लेग मेथड आप कर सकते हो, और कंटिन्यूस के अंदर स्लो कंटिन्यूस मेथड और फास्ट कंटिन्यूस मेथड आप बता सकते हो। स्पीड एबिलिटी, ठीक है, इसके लिए आपके 5 टाइप्स होते हैं, आप ये बता सकते हो। रिएक्शन एबिलिटी, कोई भी सिग्नल के अगेंस्ट आप अगर एक्ट करते हो। एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी यानी कि मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम। मूवमेंट स्पीड एबिलिटी यानी कि डू अ सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन मिनिमम टाइम। लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, लंबे समय तक। स्पीड एंड्योरेंस क्या है, मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। मेथड्स क्या हो सकते हैं, दो हैं, एक्सेलरेशन रन और पेस रन। इनसे आप बढ़ा सकते हो स्पीड को। एक्सेलरेशन में नाम से पता चल रहा है भाई, एकदम मैक्सिमम स्पीड्स आपको स्प्रिंट्स लगानी होती हैं, ठीक है, और ये आप कर सकते हो। पेस रन्स क्या होते हैं कि मतलब इसमें आप एक कांस्टेंट स्पीड में आपको दौड़ना होता है, जैसे कि 800 मीटर और इससे ज़्यादा की रेसिस में पेस रन चाहिए होती है। और इसमें क्या, डेवलप्स एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एज द एथलीट्स रन लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट गेटिंग फैटिग। फ्लेक्सिबिलिटी, इसके टाइप्स और इसके मेथड्स टू इम्प्रूव। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप, और अगर आप इसमें देखोगे कि भाई कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, सो इसके अंदर क्या है भाई कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी हम पीछे देख के आ चुके हैं, ठीक है, कि ये मतलब क्या चीज़ है। लेकिन आप अगर इसके टाइप्स देखोगे तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है, सॉरी नहीं, विद एन एक्सटर्नल हेल्प अगर आप कोई देखते हो। और उसके बाद एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसमें किसी की हेल्प नहीं लगती, आप एक्सटर्नली स्टैटिक हो सकती है, यानी कि आप बैठे हो डायनेमिक में जैसे कि आप कुछ कर रहे हो। इसके लिए 3 मेथड्स हैं: बैलिस्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच मेथड एंड होल्ड मेथड, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड।
What are coordinative abilities in sports and list the types of coordinative abilities? So ये क्या है, ऐसी abilities होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं और ये essential होती हैं sports के अंदर. In fact, the accuracy of actions, rhythm, change of movement, balance, graceful action, etc. all are product of well-developed technical skills and coordinative abilities. और फॉर एग्जाम्पल हॉकी आप खेलते हो तो आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्रिकेट में चाहिए होता है ताकि कनेक्शन सही हो. इसके टाइप्स हैं भाई, ओरिएंटेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, कपलिंग एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, एडेप्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी. और इसमें ओरिएंटेशन एबिलिटी में क्या है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है टू डिटरमाइन एंड चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी इन रिक्वायर्ड टाइम अवेलेबल स्पेस में आपको करना होता है, जैसे वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह में, स्केटिंग रिंग वगैरह में, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह में करना होता है, ठीक है. मूविंग ऑब्जेक्ट आपका बॉल हो सकता है. डिफरेंशिएशन एबिलिटी में क्या है कि द एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस. इट इज द एबिलिटी टू अचीव हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, परफेक्शन एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट एंड मूवमेंट फेजेस इन अ मोटर एक्शन. और उसके बाद कपलिंग एबिलिटी है आपकी. कपलिंग एबिलिटी Coupling ability is the ability to coordinate body part movements with an another in relation to definite goal oriented body movements. So coupling आप अब ability देखोगे तो जिम्नास्टिक वगैरह में, टीम गेम्स वगैरह में मिलती है. रिदम एबिलिटी क्या है? It is the ability to do movements according to given rhythm like in gymnastics. ओके, ये सब में आप देखने को मिलेगा आपको. स्विमिंग करोगे तो भी एक रिदम के साथ आपकी वो मतलब पूरे हाथ चलने चाहिए. डाइविंग में ये सब होता है. रिएक्शन एबिलिटी, क्विकली आप कैसे रिएक्ट करते हो किसी सिग्नल को, ये हो जाएगा. सिंपल रिएक्शन एबिलिटी यानी कि मतलब इमीडिएटली आप किसी सिग्नल को आप अगर बिल्कुल रिएक्ट कर रहे हो. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी यानी कि आप अगर देख रहे हो कि इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली और क्विकली टू अनएक्सपेक्टेड सिग्नल्स. इसमें एक्सपेक्टेड नहीं होता कुछ भी, जैसे कि बैट्समैन बॉल को फेस करता है जब. अडेप्शन एबिलिटी में क्या है कि आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, जैसी सिचुएशन हो वैसे अपने आप को चेंज कर लो, यही अडेप्शन है. बैलेंस में क्या है, अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखना, क्योंकि बैलेंस जरूरी होता है स्पोर्ट्स में. इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है. एक्सप्लेनेशंस देख लीजिएगा चैप्टर के, ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाए. इसमें सारे क्वेश्चंस जो बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद.